तो देखो अपन पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें अपन ने डिस्कस कर लिया था कि डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होती हैं। सबसे पहले जो इवेंट होती है उसको बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद में इंसेमिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन जायगोट का फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन, उसके बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन और लैक्टेशन पीरियड हो जाता है। जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो दो टाइप के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मेल में उनको क्या बोला जाता है, टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके दो फंक्शन होते हैं, एक तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड दूसरा क्या होता है, सीक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। जो सेकेंडरी होते हैं उनको बोला जाता है एसेसरी और उनको बोला जाता है एसेंशियल या फिर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो मेल में होते हैं और जो फीमेल में भी होते हैं, इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। एंड सेकंड फंक्शन इज मैच्योरेशन ऑफ गैमीट्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो लोकेशन होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, पेल्विक रीजन पे पाया जाता है या फिर पेल्विस रीजन पे पाया जाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एसेसरी डक्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, वास एफरेंसिया, वास डिफरेंस एंड एपिडिडाइमिस। और एसेसरी ग्लैंड में तीन ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन सी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है उसी को ही बोला जाता है क्या, कॉपर्स ग्लैंड। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं उसमें इंक्लूड है पेनिस और स्क्रोटम। टेस्टिस की अगर बात करते हैं तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, ओवल शेप का होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितनी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। जो टेस्टिस होते हैं इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन इन केस ऑफ मेल जो टेस्टिस बनते हैं, बने तो कहाँ पे थे, एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ या फिर 7th मंथ पर कहाँ पे आ जाते हैं, वो स्क्रोटम में आ जाते हैं। और जो स्क्रोटम पाया जाता है वो एब्डोमेन में पाया जाता है कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। और ये जो टेस्टिस है इनको स्क्रोटम में रखने का जो रीजन होता है, बिकॉज उनको क्या चाहिए होता है, लो टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये जो लो टेम्परेचर इसको मेंटेन करवाने का काम किसका होता है, स्क्रोटम का। अच्छा कितना कम चाहिए होगा, 2 to 2.5, किससे, बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, हाँ, तो इससे कितना कम चाहिए होगा, इतना। फिर अपन ने बताया था कि हमें 3 कनेक्शन और 2 मसल्स के बारे में याद रखना है। 3 कनेक्शन कौन कौन से होते हैं, एक कनेक्शन तो किस किस के बीच में, एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम के बीच में होता है, दैट इज नोन एज इंग्वाइनल कैनाल। कौन सी कैनाल होती है, इंग्वाइनल कैनाल होती है। किस किस के बीच का कनेक्शन है ये, एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम। देखो एब्डोमिनल कैविटी की जगह कई बार पेल्विक कैविटी भी आ जाता तो वो भी सही है। दूसरा जो कनेक्शन है वो क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड इज ए कनेक्शन बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड टेस्टिस। एंड तीसरा कनेक्शन होता है गुबर्निकुलम विच इज आल्सो नोन एज मेजोर्जियम। ये कनेक्शन होता है किस किस के बीच में, टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में। ये देखो टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच का जो कनेक्शन है दैट इज नोन एज गुबर्निकुलम या फिर मेजोर्जियम। 2 मसल कौन कौन सी होती है, डार्टोस मसल एंड क्रीमेस्टर मसल। जो क्रीमेस्टर मसल होती है वो कहाँ से अराइज होती है, इंग्वाइनल लिगामेंट से। और जो डार्टोस मसल होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, स्क्रोटम है, स्क्रोटम की वॉल है, इसके जस्ट नीचे पाई जाती है। इंग्वाइनल कैनाल कनेक्शन इज बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड स्क्रोटम। स्पर्मेटिक कॉर्ड इज ए कनेक्शन बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड टेस्टिस। ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है इसमें 5 चीजें इंक्लूड रहती हैं, कौन कौन सी, वास डिफरेंस, लिम्फेटिक और गोनेडल आर्टरी, गोनेडल वेन्स और नर्व्स रहती हैं। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि स्पर्मेटिक कॉर्ड में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है, तो इसकी जगह पे आपको अगर वास एफरेंसिया आ जाता है तो वो गलत होगा कि सही होगा, यही चीजें इंक्लूड रहती है 5। एपिडिडाइमिस होता है, नहीं होता, नहीं होता है। वास एफरेंसिया होती है, नहीं होती, नहीं होती, वास डिफरेंस रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। गुबर्निकुलम और जो मेजोर्जियम होता है इट इज ए कनेक्शन बिटवीन टेस्टिस एंड स्क्रोटम। अच्छा एक बात बताइए, ये जो गुबर्निकुलम जो मिलेगा टेस्टिस में मिलेगा कि स्क्रोटम में, थोड़ा सोच के बताइए। ये जो गुबर्निकुलम जो स्ट्रक्चर है इट इज फाउंड इन टेस्टिस और स्क्रोटम, स्क्रोटम में मिलती है। ठीक है, टेस्टिस को कनेक्ट कर दिए, देखो मिलती कहाँ पे है, स्क्रोटम में ना। कनेक्ट किसको कर रही है, टेस्टिस और स्क्रोटम को। जो डार्टोस मसल होती है वो प्रेजेंट होती है जस्ट बीनीथ दी स्क्रोटल वॉल एंड इसका काम क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन। जैसे कि आपको पता होगा समर के टाइम पे क्या होता है, ये जो मसल्स होती है रिलैक्स हो जाती है। मसल रिलैक्स हो जाएगी तो सरफेस एरिया
इंक्रीज हो जाएगा, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो हीट लॉस ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। विंटर के टाइम पे क्या हो जाता है? मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा और हीट लॉस कम होगा। ऐसा ही जो दूसरा काम है क्रीमेस्टर मसल्स हैं, ये कहाँ से अराइज होती है? इंग्वाइनल लिगामेंट। ये आपको समझ में आया इंग्वाइनल लिगामेंट क्या है? जहाँ से वो जो इंग्वाइनल कैनाल है ना, वहाँ का जो कनेक्शन हो रहा है उसी को क्या बोल दिया जाता है? इंग्वाइनल लिगामेंट। इसका काम क्या होता है? टेम्परेचर रेगुलेशन में, लेकिन कैसा? इनडायरेक्टली, क्योंकि मेनली जो काम होता है टेम्परेचर रेगुलेशन में वो कौन सी वाली मसल का होता है? डार्टोस मसल का होता है। इसका जो दूसरा काम है एलिवेशन एंड लोअरिंग ऑफ द टेस्टिस एंड स्क्रोटम है। तो स्क्रोटम एंड टेस्टिस को ऊपर या फिर नीचे लेके आने का काम किसका होता है? स्क्रीमेस्टर मसल का। देखो अगर इसमें मैं कॉन्ट्रैक्शन करवाऊंगा तो बताओ टेस्टिस ऊपर जाएंगे, और जब अगर टेस्टिस ऊपर जा रहे हैं तो टेस्टिस के साथ में कौन सा कनेक्टेड है? स्क्रोटम, तो ये भी ऊपर जाएगा। अगर मैं इसमें रिलैक्सेशन करवाता हूँ टेस्टिस नीचे आएंगे और उसी के साथ में जो स्क्रोटम है वो भी नीचे आ जाते हैं। हाँ, टेम्परेचर रेगुलेशन वही है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। मसल्स होती है ना, समर में सरफेस एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। जैसे अपने समर में क्या आते हैं? पसीने आ जाते हैं बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए। सर्दियों में क्या है? आप रजाई कंबल ओढ़ लेते हो, क्यों? कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, क्योंकि हम कैसे होते हैं? होम्योथर्मिक होते हैं। हमारी जो बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहता है, चाहे बाहर सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो उसको अपन क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे। सर्दियों में पसीना आते हैं क्या? सर्दियों में, गर्मियों में ज्यादा आते हैं, ताकि आपकी बॉडी को क्या है? इतना ही हुआ था कि इससे आगे भी हो चुका है? इतना ही हुआ था ना। तो अब अपन पढ़ते हैं। देखो मैंने कुछ एक कंडीशन के नाम आपको बताए थे कि अगर बाई चांस ये जो टेस्टिस है वो बन तो गए हैं लेकिन स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं, इसका मतलब इस कंडीशन का नाम क्या हो जाता है? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। एक कौन सी कंडीशन होती है? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, और ऑर्किड का मतलब होता है टेस्टिस। तो इस कंडीशन को बोला जाता है अनडिसेंडिंग टेस्टिस कंडीशन, या फिर इसको बोला जा सकता है फेल्योर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड डाउन। कहां से कहां पर? फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम। तो ये कंडीशन का नाम कौन सा है? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। अभी नोट नहीं करना है, पहले समझने पे ध्यान दो, खूब सारा टाइम है अपने पास में। तो देखो क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? हिडन, और ऑर्किड का मतलब क्या होता है? टेस्टिस। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है? जो टेस्टिस रहते हैं वो कैसे रहते हैं? हिडन रहते हैं। इसका मतलब क्या था? वो कहाँ पे बने थे? एब्डोमिनल कैविटी में बने थे, तो वो नीचे नहीं आ पाए। नीचे मतलब स्क्रोटम में नहीं आ पाए हैं, तो इसको बोला जाता है अनडिसेंडिंग टेस्टिस कंडीशन, या फिर फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड डाउन फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम। अब देखो इसके साथ में भी दो रीजन हो सकते हैं। एक तो रीजन ये है कि जो टेस्टिस है अगर वो नॉर्मल है तो उनको हम क्या कर सकते हैं? नीचे लेके आ सकते हैं, मतलब कि स्क्रोटम में ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर अगर वो बन तो गए हैं लेकिन कैसे है? एबनॉर्मल है, तो बताओ उनका बॉडी में रखने का कोई सेंस है क्या? अगर हमने उनको स्क्रोटम में ट्रांसफर भी कर दिया तो बताओ वो स्पर्म तो बना भी नहीं पाएंगे, तो ऐसा करने से कोई सेंस भी नहीं है। तो अगर वो टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी में अगर वो नॉर्मल है देन हम उनको कहाँ पे लेके आ सकते हैं? स्क्रोटम में लेके आएंगे। अगर वो एबनॉर्मल है तो उनको हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे। और ये दोनों ही प्रोसेस है वो कैसे किए जाते हैं? सर्जरी के थ्रू किया जाता है, ऑपरेशन के थ्रू किए जाते हैं। तो दूसरी जो कंडीशन है ऑर्कियोपैक्सी, और एक होती है ऑर्कियोडेक्टोमी।
ऑर्कियोपैक्सी में क्या किया जाएगा? सर्जिकल प्रोसेस फॉर करेक्शन ऑफ टेस्टिस। अच्छा, ये जो हम करेक्शन कर रहे हैं वो किसके लिए किया जाएगा? नॉर्मल वाले के लिए कि एबनॉर्मल वाले के लिए? नॉर्मल वाले के लिए ना, फॉर नॉर्मल टेस्टिस। और अगर वो एबनॉर्मल है तो उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। सर्जिकल प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ टेस्टिस। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, कई बार ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, जैसे अपन बताते हैं स्क्रोटम में 2 कंपार्टमेंट होते हैं और हर एक कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस मिलता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही 2 टेस्टिस मिलें, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक टेस्टिस बना है। तो अगर किसी के स्क्रोटम में दोनों टेस्टिस प्रेजेंट हैं, देन इस कंडीशन को बोला जाता है क्या? डाईऑर्किज्म। क्या बोला जाएगा? डाईऑर्किज्म। और अगर एक ही टेस्टिस प्रेजेंट है तो मोनोऑर्किज्म। और अगर एक भी नहीं है तो एनऑर्किज्म। डाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1 और ए का मतलब एब्सेंट। ठीक है, 2 या फिर बोथ टेस्टिस प्रेजेंट। मोनो का मतलब सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट और एनऑर्किज्म का मतलब बोथ टेस्टिस एब्सेंट। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये जो मोनोऑर्किज्म जो कंडीशन होती है जिसमें एक ही टेस्टिस प्रेजेंट होता है, तो ऐसे जो पर्सन होंगे, अच्छा ये बताइए टेस्टिस मेल में मिलेंगे कि फीमेल में? मेल में मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो मोनोऑर्किज्म वाली जो कंडीशन होगी, ऐसे जो पर्सन होंगे वो स्टेराइल होंगे कि फर्टाइल होंगे? मतलब एक सिंगल टेस्टिस के साथ में कोई भी स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर सकता? कर सकते हैं, तो वो स्टेराइल होंगे कि फर्टाइल होंगे? देखो, स्टेराइल का मतलब पता होगा ना, स्टेराइल का मतलब होता है जो प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, है ना? हाँ, ऐसा है। और फर्टाइल का मतलब होता है जो प्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो अब बताइए वापस से, जो मोनोऑर्किज्म है वो फर्टाइल होंगे कि स्टेराइल होंगे? फर्टाइल होंगे, है ना? अच्छा, जिसमें दोनों प्रेजेंट है वो तो ऑब्वियस सी बात है, कैसे वो स्टेराइल होंगे? दोनों हैं तो नहीं, मैंने तो बोला तो स्टेराइल बोल रहा है, दोनों हैं तो वो तो फर्टाइल होंगे ही ना। और अगर दोनों ही एब्सेंट हो तो वो स्टेराइल होते हैं। तो कुछ भी बोल देता है। तो ये है कुछ कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी कंडीशन है? क्रिप्टो ऑर्किडीज में क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, ऑर्किड का मतलब अगर जो टेस्टिस है वो डिसेंड डाउन करने में इनकेपेबल हो पाते हैं तो उस कंडीशन को बोल दिया जाता है क्रिप्टो ऑर्किडीज में। ठीक है, अगर इसका ये नॉर्मल टेस्टिस है तो देन इनको कहाँ से कहाँ पे लेके आना पड़ेगा? एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में। इस प्रोसेस का नाम होता है ऑर्कियोपैक्सी। और अगर ये एबनॉर्मल टेस्टिस है तो इनको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। प्रोसेस का नाम होता है ऑर्कियोडेक्टोमी। जैसे कि मैंने कल को आप बताया था कि एक्टोमी जहाँ पे भी लग जाता है वो क्या होता है? सर्जिकल प्रोसेस होता है किसी भी चीज को रिमूव करने के लिए। टू एक्टोमी, वेस एक्टोमी, है ना, ऑर्किडेक्टोमी। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्टिस की। तो देखो, आपको ये पता ही है जो टेस्टिस का जो शेप होता है वो कैसा होता है? ओवल शेप का। साइज 4 to 5 एंड 2 to 3 होती है। अब इसमें 3 लेयर्स पाई जाती है, 3 वॉल पाई जाती है इसमें। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका वेजिनलिस। सेकंड लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। नोट नहीं करना है किसी को भी। नेक्स्ट लेयर होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये देखो, इन तीनों में एक चीज कॉमन दिख रही होगी आपको, ट्यूनिका। ट्यूनिका का मतलब
कभी आपने 11वीं क्लास में वो आर्टरी और वेन्स के बारे में पढ़ा हो तो वहाँ पे भी 3 लेयर पाई जाती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। तो ट्यूनिका का मतलब क्या होता है? हाँ, ट्यूनिका का मतलब होता है कवरिंग या फिर लेयर्स होती है, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या हो जाता है? ट्यूनिका वेजिनेलिस। और मिडिल लेयर का नाम क्या हो जाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और सबसे इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या हो जाता है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। हाँ, मतलब बताइए अभी, है ना, बने रहिए हमारे साथ। देखो मैं अब आप डायग्राम बना रहा हूँ किसका? टेस्टिस का, ठीक है। बना दूं ना? तो देखो जो टेस्टिस होता है इसमें कितनी कवरिंग पाई जाती है? 3 कवरिंग होती है। सभी लोग इधर ध्यान देंगे। सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसका नाम बताइए? ट्यूनिका वेजिनेलिस। कौन सी कवरिंग होती है? ट्यूनिका वेजिनेलिस। अब देखो ये जो ट्यूनिका वेजिनेलिस है इसमें भी आपको 2 लेयर दिखाई दे रही होंगी, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। दिखाई दे रही है क्या सभी को? दिखाई दे रही है 2 लेयर। तो देखो जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ट्यूनिका वेजिनेलिस की भी, इसको बोला जाता है पैराइटल लेयर। क्या बोला जाता है? पैराइटल। और अंदर वाली को बोला जाता है विसरल। तो ट्यूनिका वेजिनेलिस में भी कितनी लेयर होती हैं? 2, बाहर वाली पैराइटल, अंदर वाली विसरल होती है। अब इन दोनों लेयर के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है स्पेस? इस स्पेस का नाम होता है वेजाइनल कैविटी। क्या बोला जाता है इसको? वेजाइनल कैविटी। और ये देखो कैविटी है तो बिल्कुल खाली नहीं रहती है, इसमें कुछ भरा हुआ रहता है। हाँ, इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है इसका नाम आप बता सकते हो क्या होना चाहिए इसका नाम? देखो जिस कैविटी में प्रेजेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम होता है। तो इस फ्लूइड का नाम क्या हो जाता है? वेजाइनल फ्लूइड। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेजाइनल फ्लूइड इज फाउंड इन, ऑप्शंस आर वेजाइना, एपिडिडाइमिस, टेस्टिस, स्क्रोटम। टेस्टिस में मिलेगा ना, स्क्रोटम में नहीं मिलेगा, टेस्टिस में। देखो ना टेस्टिस का डायग्राम बनाया मैंने। क्वेश्चन क्या पूछा था? वेजाइनल फ्लूइड इज फाउंड इन, है ना। इसका जो कंफ्यूजन है अभी तो आपको पता है, मैंने बता दिया है। थोड़े दिनों के बाद में इसे आपको याद तो रहेगा नहीं। फिर जो फर्स्ट ऑप्शन आता है वेजाइना, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड होता है। वेजाइनल फ्लूइड है तो आप क्या सोच लेते हो कि वेजाइनल फ्लूइड तो कहाँ पे मिलेगा? वेजाइना में मिलेगा। तो वो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। बाकी तो होना किस में चाहिए? टेस्टिस में ही मिलेगा, ओके। तो देखो फर्स्ट लेयर के बारे में आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट लेयर जो होती है उसको बोला जाता है ट्यूनिका वेजिनेलिस। ये खुद भी 2 लेयर की बनी होती है। बाहर वाली को पैराइटल बोला जाता है, अंदर वाली को विसरल बोला जाता है। दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, जो कैविटी होती है, उसको बोला जाता है वेजाइनल कैविटी। और इस कैविटी जो होती है वो खाली होती है कि भरी हुई रहती है? भरी हुई रहती है। किससे? फ्लूइड से। और इस फ्लूइड का नाम क्या होता है? वेजाइनल फ्लूइड रहता है। अब अंदर की बात करते हैं। अंदर की मतलब कि सेकंड लेयर, जो सेकंड लेयर होती है वो होती है कौन सी? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कौन सी होती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है ये अंदर से इन्वेजिनेट हो जाती है और क्या बना लेती है? इसमें कंपार्टमेंट बना लेती है। टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स बना लेती है, जिनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एक टेस्टिस में ये जो टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 250 होते हैं। कितने होते हैं? 250 होते हैं। तो देखो ये वाली जो येलो कलर में जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है ये दूसरी लेयर है। कौन सी वाली? ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। कौन सी है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि मिलकर बनी होती है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। किससे? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। जो ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो इस लेयर को या फिर टेस्टिस को क्या करवाता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देता है। क्या करवा देता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देता है। आपने ये भी नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो मैंने फर्स्ट लेयर जो आउटर मोस्ट जो लेयर बनाई है वो मैंने पूरे टेस्टिस को कवर नहीं किया है। इसका भी रीजन होता है बिकॉज यहाँ से कुछ क्या स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगी, वो अराइज होंगी। अगर मैं इसको पूरा ही कंप्लीट कर दूंगा तो बताओ मैं उनके लिए कोई जगह बचा पाएंगे क्या? नहीं है। तो ये जो होता है कैसा पाया जाता है? इनकम्प्लीट लेयर होती है। कौन सी वाली? ट्यूनिका वेजिनेलिस। तो दूसरी लेयर है उसका नाम क्या होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो अंदर की साइड में क्या हो जाती है? इन्वेजिनेट हो जाती है। आपने नाम तो सुना होगा इन्वेजिनेट। अंदर की तरफ ही क्या हो जाती है? धस जाती है, इन्वेजिनेट हो जाती है और क्या बना लेती है?
टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बना लेती है। क्या बना लेती है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं? 250। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितने से कितनी पाई जाती है? 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। तो बताइए दोनों टेस्टिस में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो जाएगी? देखो एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और हर एक लोब्यूल्स में कितने होती हैं? 1 to 3 होती हैं। तो देखो दोनों टेस्टिस को अगर मिलाकर के अपन बात करते हैं तो लोब्यूल्स कितने हो जाएंगे? 500, और 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1 to 3 से। अब देखो आपको थोड़ा सा अगर आइडिया भी हो तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इन्हीं में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अभी तक अपन देख रहे थे कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो टेस्टिस होते हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट फंक्शन क्या लिखवाया था? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और जो गैमेट होते हैं उनको ही क्या बोल दिया जाता है? स्पर्म बोल दिया जाता है। तो वो एक्चुअल में जो टेस्टिस है उसके अंदर भी कहाँ पे बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। अभी भी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मैंने ऐसी बनाई है, ऐसी होती नहीं है, इसको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए याद रखो कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है? 1 to 3 पाई जाती है। और इसमें क्या होगा? किसका प्रोडक्शन होगा? स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। 1 से 3 बोला है ना, किसी में देखो मैंने बनाई भी ऐसी है, किसी में 1 बनाई है, किसी में 2 बनाई है, किसी में 3 बनाई है। फिक्स नहीं होता है तभी तो, नहीं तो सभी में 3-3 बना देता। ओके, तो देखो अब इसमें क्या हो जाएगा? स्पर्म का प्रोडक्शन होगा किसमें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब ये जब स्पर्म का प्रोडक्शन होगा तो बताओ स्पर्म का जो काम है वो टेस्टिस के अंदर है क्या? स्पर्म का जो काम है वो किसके अंदर होना चाहिए? फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में होना चाहिए। इसका मतलब आपने बना तो यहाँ पे दिए हैं, तो क्या ये यहीं पे रहने चाहिए क्या? इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। और आपको पता होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स का काम कौन से करते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करते हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आ जाती है? एसेसरी डक्ट आ जाती है, एसेसरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, और एक्सटर्नल जेनिटलिया आ जाते हैं। तो देखो होगा क्या, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये तो पार्ट किसका है? टेस्टिस का ही है। तो इसमें तो क्या हो जाएगा? स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाएगा। और यहाँ से स्पर्म बन के कहाँ पे जाएंगे? वो आगे ट्रांसपोर्ट के लिए जाते हैं। तो देखो सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक साथ मिल जाती हैं एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की, और इनको बोल दिया जाता है क्या? ट्यूबुली रेक्टी। क्या बोल दिया जाता है? ट्यूबुली रेक्टी। और ये सारी ट्यूबुली रेक्टी एक नेटवर्क बना लेती है टेस्टिस के अंदर। और नेटवर्क के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है रेटे। क्या होता है? रेटे। तो इसको बोल दिया जाता है क्या? रेटे टेस्टिस। क्या बोल देंगे इसको? रेटे टेस्टिस। तो देखो सबसे पहले क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देन ट्यूबुली रेक्टी। याद हो तो कर लेना, वरना मत करना ना। ये तो जो सीक्वेंस है वो मैं बता देता हूँ। इसके बाद में ये जो नेटवर्क बन जाता है ट्यूब्यूल्स का, इसको बोला जाता है क्या? रेटे टेस्टिस। रेटे का मतलब होता है नेटवर्क। और किसके अंदर बना रहे हैं हम ये नेटवर्क? टेस्टिस के अंदर बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रेटे टेस्टिस है। अब देखो क्या ये रेटे टेस्टिस तक ही अपन रखेंगे क्या स्पर्म को? आगे और भी भेजना है ना। तो देखो अब यहाँ से जो इमर्ज होती हैं बहुत सारी डक्ट इमर्ज होती हैं, और ये बहुत सारी जो डक्ट होती हैं इनको बोल दिया जाता है क्या? वासा एफरेंसिया। मैंने आपको कल बताया था एक होता है VAS और एक होता है VAS। वासा का मतलब होता है सिंगल या फिर मोर देन वन। मोर देन वन। तो ये देखो मोर देन बनाई है मैंने, तो इनको क्या बोला जाएगा? वासा एफरेंसिया बोला जाएगा। तो ये जो है वासा एफरेंसिया आगे चलकर किसमें ओपन हो जाती है? एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में क्या हो जाती है? ये ओपन हो जाती है। ठीक है, इसके अपन लेबलिंग करते हैं। ये बताइए ये वाली जो लेयर थी कौन सी वाली लेयर है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, नोट नहीं करना है अभी। ये वाली कौन सी लेयर है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। और जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वही क्या हो जाती है? अंदर की साइड इन्वेजिनेट हो जाती है और क्या बना लेती है? बहुत सारे लोब्यूल्स बना लेती है। इन लोब्यूल्स को बोला जाता है क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं? 250 होते हैं। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो कैसी होती है? हाईली कॉइल्ड होती है। कैसी होती है? हाईली कॉइल्ड होती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में किसका प्रोडक्शन होगा? स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। देन ये स्पर्म यहाँ से बन करके एक डक्ट में ओपन हो जाते हैं जिसको बोला जाता है क्या? ट्यूबुली रेक्टी। क्या बोलेंगे इसको?
ट्यूबली रेक्टी के बाद में एक नेटवर्क बन जाता है, इस नेटवर्क का नाम बताइए, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस के बाद में ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्या बोलेंगे, वासा एफरेंसिया। क्या बोलेंगे इनको, वासा एफरेंसिया। और ये जो वासा एफरेंसिया है वो किस में लीड करता है, फिर एपिडिडाइमिस में। ये जो एपिडिडाइमिस है वो भी कैसा होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। और इसकी एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सबसे जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, एक मिडिल पार्ट होता है और एक लोअर मोस्ट पार्ट। जो अपर मोस्ट पार्ट होता है इसको बोला जाता है कैपट। क्या बोला जाता है, कैपट। जैसे कि अगर अपन कैप लगाते हैं तो कहाँ पे लगाते हैं, हेड वाले पार्ट पे लगाते हैं। हेड क्या है, सबसे ऊपर होता है। तो इसका जो एपिडिडाइमिस का जो हेड वाला पार्ट है उसको क्या बोल दिया है, कैपट बोल दिया है। जो मिडिल पार्ट होता है उसको बोला जाता है क्या, कॉर्पस। और ये क्या होता है, कॉर्डल। कॉर्डल मतलब होता है टेल वाला रीजन। तो टेल वाला रीजन क्या होगा, सबसे एंडिंग में आ जाएगा। तो ये एंटीरियर, ये मिडिल और ये पोस्टीरियर हो जाता है। यहाँ तक ये जो एपिडिडाइमिस है वो एंड हो जाता है। देन ये जो एपिडिडाइमिस है वो लीड करता है किसमें, वास डिफरेंस में। किसमें, वास डिफरेंस में। तो देखो कितनी लेयर हो चुकी है। फर्स्ट लेयर का नाम क्या था, ट्यूनिका वेजिनेलिस। दूसरी लेयर का नाम क्या था, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तीसरी लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका वेस्कुलेसा। क्या मैंने ट्यूनिका वेस्कुलेसा बना दी है क्या। ट्यूनिका का मतलब क्या होता है, ट्यूनिका का मतलब होता है लेयर। और वेस्कुलर का मतलब आपको पता है, वेस्कुलर किससे रिलेटेड है, मतलब ब्लड वेसल की सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो ट्यूनिका जो वेस्कुलेसा होता है ना, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये जो टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स होते हैं इनको लाइन करती है वो। तो यहाँ पे क्या मिलेगी, ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा है। मैं इसको रेड कलर में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई मिलती है। ये जो टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स होते हैं इनको क्या कर लेती है, लाइन कर लेती है। तो बताइए टेस्टिस में कितनी लेयर्स पाई जाती है, कितनी वॉल का होता है, 3 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज ट्यूनिका वेजिनेलिस। ये जो ट्यूनिका वेजिनेलिस होती है इसके भी अंदर भी क्या पाई जाती है, 2 कवरिंग पाई जाती है। इसकी आउटर कवरिंग को बोल दिया जाता है ट्यूनिका ये पैराइटल लेयर, और जो अंदर वाली होती है उसको बोल दिया जाता है विसरल लेयर। इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, जो कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी का नाम होता है वेजाइनल कैविटी। और ये जो कैविटी है वो खाली है कि भरी हुई है, भरी हुई रहती है। किससे, एक फ्लूइड से। उस फ्लूइड का नाम क्या होता है, वेजाइनल फ्लूइड। याद रख लेना, जो वेजाइनल फ्लूइड है वो कहाँ पे पाया जाता है, वेजाइना में नहीं पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, टेस्टिस में पाया जाता है, ठीक है। जो दूसरी लेयर होती है वो ट्यूनिका एल्बुजिनी होती है, विच इज मेड अप ऑफ दी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किससे मिलकर बनी होती है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, WFCT। इसकी वजह से क्या है, इसमें प्रोटेक्शन हो जाती है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा देता है। और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है वो टेस्टिस को अंदर से किसमें, कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। और कितने कंपार्टमेंट बना देती है, 250 कंपार्टमेंट। और इन्हीं कंपार्टमेंट को बोल दिया जाता है क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोल देंगे इनको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या पाई जाती है, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में किसका प्रोडक्शन होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। देन स्पर्म यहाँ से बन करके किसमें जाएंगे, पहले ट्यूबुलर रेक्टी में, उसके बाद में रेटेटेस्टिस में, उसके बाद में वासा एफरेंसिया में, देन एपिडिडाइमिस में। जो एपिडिडाइमिस होता है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। कैपेट आउटर अपर मोस्ट वाला पार्ट है, मिडिल वाले को रीजन बोला जाता है कॉर्पस, और सबसे एंडिंग वाले को बोला जाता है कॉर्डल। कॉर्डल जो होता है इसको टेल रीजन बोला जाता है ना, कॉर्डा यूज किया जाता है टेल के लिए। देन ये लीड करता है किसमें, वास डिफरेंस में। क्लियर है भाई इतना, करिए इतना नोट। कर लिए सबने नोट। ये दोनों का मतलब समझ में आता है ना सबको, फर्टाइल और स्टेराइल का।
क्या? हो गया? डायग्राम ढंग से बनाना भाई, छोटा सा मत बना देना। आता हूँ अभी सुनील के पास। तो अब देखो जो वासा एफरेंसिया है वो टेस्टिस को लीव करके किस में एंट्री हो रही है उसकी? ये वासा एफरेंसिया था, वासा एफरेंसिया टेस्टिस से बाहर आकर के किस में ओपन हो जाता है? एपिडिडाइमिस में। तो एपिडिडाइमिस जो होता है वो टेस्टिस का पार्ट है कि टेस्टिस के बाहर का पार्ट है? टेस्टिस के बाहर का पार्ट है, ठीक है। ये इसका एंटीरियर साइड है, वो उसका कौन सा हो जाएगा? पोस्टीरियर साइड है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि जो टुनिका वेजिनलिस है वो कौन सी साइड से इनकम्प्लीट होता है, पोस्टीरियर से कि एंटीरियर से? पोस्टीरियर साइड से इनकम्प्लीट होता है। ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। तो एंटीरियर साइड से तो क्या है? कंप्लीट है, लेकिन इनकम्प्लीट कौन सी साइड से है? पोस्टीरियर साइड से है। वासा एफरेंसिया इसी का ही दूसरा नाम होता है डक्ट्यूली इफरेंट। leaves the testis and enters into the epididymis located on posterior side of testis। ये लाइन पढ़ के देखिए, समझ में आए कि आपको? जो वासा एफरेंसिया होती है उसी को बोला जाता है डक्ट्यूली इफेरेंट। ये लीव करती है टेस्टिस को, टेस्टिस से निकलती है बाहर और किस में एंट्री ले लेती है? एपिडिडाइमिस में। और जो एपिडिडाइमिस है वो कौन सी साइड पर लोकेटेड होता है? ऑन दी पोस्टीरियर साइड ऑफ दी टेस्टिस, ठीक है। जो एपिडिडाइमिस होता है इसमें होता है फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, इसी में होता है ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, इसमें होता है टेम्पोरली स्टोरेज ऑफ स्पर्म और इसी में होता है डी
कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। देखो स्पर्म का प्रोडक्शन तो कहाँ पे हुआ था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। उसके बाद में वो कहाँ पे आ गए थे, ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी के बाद में रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस के बाद में वासा फेरेंसिया, देन एपिडिडाइमिस में। तो देखो बन तो कहाँ पे गए थे, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। मतलब उनका जो मॉर्फोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, मॉर्फोलॉजिकल जो मैच्योरेशन है, वो तो कहाँ पे हो चुका है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। लेकिन अभी उनका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है स्पर्म का, फर्टिलाइजेशन करवाना, वो अभी एक्टिविटी अभी उनमें नहीं आई है। तो वो जो एक्टिविटी आती है वो कहाँ पे आएगी, एपिडिडाइमिस में। तो यहाँ पे लिखा होता है क्या कि फंक्शनल मैच्योरेशन और जो स्पर्म होता है वो भी कहाँ पे होता है, एपिडिडाइमिस में होता है। ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म भी कहाँ पे होता है, एपिडिडाइमिस में। ग्रेटर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बन तो वहाँ पे गए, लेकिन जो मेजोरिटी जो पार्ट है कि मतलब उसकी जो फर्टिलाइजिंग जो कैपेसिटी है वो कहाँ पे आएगी, एपिडिडाइमिस में आती है। और यहाँ पर एपिडिडाइमिस में क्या किया जाता है, इनको टेम्पररी स्टोरेज भी किया जाता है कि इसका स्पर्म, और देन उसका डीकैपेसिटेशन भी किया जाता है। डीकैपेसिटेशन का मतलब होता है, देखो यहीं पे तो क्या कर दिया जाएगा, उसको एक्टिवेट किया जाएगा। स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन जो एक्टिविटी आती है वो कहाँ पे आती है, एपिडिडाइमिस में आती है। और इसी एक्टिविटी को वापस से सप्रेस भी कहाँ पे किया जाएगा, एपिडिडाइमिस में। रीजन ये होता है बिकॉज आपको पता होगा कि जो एपिडिडाइमिस है ये काफी लेंथ में होता है ना, 15 to 16 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, मीटर लॉन्ग होता है। अब होगा क्या कि अगर जो स्पर्म है उनका जो काम है वो कहाँ पे है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में है। अगर इनकी जो एक्टिविटी है वो यहीं पे पूरी की पूरी जो है खत्म कर देंगे, पूरी की पूरी एनर्जी, तो वहां पे जाके क्या करेंगे बताओ, कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो इनकी जो एक्टिविटी है उसको क्या किया, पहले तो यहाँ पे उनको एक्टिव कर दिया है, फंक्शनल मेच्योरिटी प्रोवाइड करवा दी है, और देन उनको क्या कर दिया है, डीकैपेसिटाइज कर दिया है। मतलब कि वो जो एक्टिविटी है वो अब उनको कहाँ पे मिलनी चाहिए, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। तो स्पर्म का डीकैपेसिटेशन कहाँ पे किया जाता है, एपिडिडाइमिस में, और इसको कैपेसिटेशन कहाँ पे किया जाएगा, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में किया जाएगा। देखो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, मेल में कि फीमेल में, फीमेल में होता है। तो अब इसमें फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी है वो तो कहाँ पे आ जाती है, एपिडिडाइमिस में। कैपेसिटी आ गई है, देन इस कैपेसिटी को ही क्या कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है, डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। अब देखो जब उसको फर्टिलाइजेशन करवाना है तो ये एक्टिविटी को रिमूव करना पड़ेगा ना, इनहिबिट को क्या करना पड़ेगा, स्टिमुलेट करना पड़ेगा। तो इस स्टिमुलेट करने का जो काम होता है वो कहाँ पे हो जाएगा, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में हो जाता है। अब जेनिटल ट्रैक्ट में इसको एक्टिवेट हो जाएगा तो बताओ वहां पे वो फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। तो कैपेसिटेशन कहाँ पे होता है, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। डीकैपेसिटेशन कहाँ पे होता है, एपिडिडाइमिस में होता है। एपिडिडाइमिस के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, कैपट, कॉर्पस और कोड़ा। क्लियर है इतनी बात। ये फर्स्ट लाइन जो लिखी है वो क्या है, वासा एफरेंसिया जो होती है वो टेस्टिस को लीव कर देती है और किस में एंट्री ले लेती है, एपिडिडाइमिस में। और ये जो एपिडिडाइमिस होता है वो कौन सी साइड पर प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर साइड पे, है ना। अब आपको एक बार मेरे को स्पर्म का पाथवे बताना है। स्पर्म का पाथवे देखो, सबसे पहले इनका प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद में कहाँ पे आ जाएंगे स्पर्म, ट्यूबुली रेक्टी। इसके बाद में रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस के बाद में वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया के बाद में एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद में वास डिफरेंस। अब इनमें से मेरे को ये बताइए कौन कौन सी स्ट्रक्चर टेस्टिस के अंदर है और कौन कौन सी स्ट्रक्चर टेस्टिस के बाहर है। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेकर के और वासा एफरेंसिया तक ये जो पार्ट होता है कहाँ पे होता है, टेस्टिस के अंदर है। इनको बोल दिया जाता है इंट्रा
टेस्टिकुलर डक्ट, क्या बोल देंगे, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। और इसके बाद में जो भी स्ट्रक्चर्स आएंगे उनको क्या बोल दिया जाएगा, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। जो टेस्टिस के अंदर होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट, और जो टेस्टिस के बाहर होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट बोला जाएगा। एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितनी, 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती है। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती है वो कैसी होती है, हाईली कॉइल्ड होती है। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। और दोनों टेस्टिस में कितनी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हो जाएंगी। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उनके जवाब देना ध्यान से। एक ह्यूमन बॉडी में कितने टेस्टिस मिलते हैं, 2 मिलते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलते हैं, 500 मिलेंगे। एक ह्यूमन बॉडी के पूछ रहा हूं, है ना। एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलते हैं, 250 मिलते हैं। दोनों टेस्टिस में कितनी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स मिलेंगे, 500 से 1500। ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी में कितने सेमनीफेरस ट्यूबुल्स मिलेंगे, 500 से 1500। एक ह्यूमन बॉडी में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलेंगे, 500 मिलेंगे। एक टेस्टिस में कितनी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स मिलेंगी, एक टेस्टिस में 250 से 750 मिलेंगे। क्या आंसर दे पाओगे क्या। एक टेस्टिस में, एक ह्यूमन बॉडी में 2 टेस्टिस होते हैं। एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। हर एक लोब्यूल्स में 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती है। अगर आपसे पूछे एक ह्यूमन बॉडी का तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपसे पूछे दोनों टेस्टिस का तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपसे पूछे सिंगल टेस्टिस का तो आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एक ह्यूमन बॉडी में कितने टेस्टिस मिलते हैं, 2 टेस्टिस मिलते हैं। एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। हर एक लोब्यूल्स में कितनी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती है, 1 to 3 पाई जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टेस्टिस में कितनी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हो जाएंगी, 250 से 750 हो जाएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों टेस्टिस में या फिर एक ह्यूमन बॉडी में कितने सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हो जाएंगी, तो 500 से 1500 हो जाएंगी। अगर मैं आपसे पूछता हूं एक ह्यूमन बॉडी में कितने टेस्टिस मिलेंगे, 2 टेस्टिस मिलेंगे। एक ह्यूमन बॉडी में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलेंगे, 500 मिलेंगे। एक ह्यूमन बॉडी में कितने स्क्रोटम मिलेंगे, 1 मिलेगा। एक ह्यूमन बॉडी में कितने टेस्टिस मिलेंगे, 2 मिलेंगे। जो टेस्टिस है वो मेल में मिलेंगे कि फीमेल में मिलेंगे, मेल में मिलेंगे। जो वेजिनल फ्लूइड है वो कहाँ पे मिलेगा, मेल में कि फीमेल में, मेल में। जो वेजिनल फ्लूइड है वो वेजाना में मिलेगा कि टेस्टिस में। अभी तो याद है, एग्जाम तक भी याद रखना। ठीक है। जो टेस्टिस होता है उसमें कितनी वॉल पाई जाती है, आउटर मोस्ट लेयर का नाम ट्यूनिका वेजिनलिस, मिडिल लेयर का नाम ट्यूनिका। इन तीनों में से कौन सी जो लेयर होती है वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ऐसी कौन सी लेयर होती है जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की लाइनिंग बनाती है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ऐसी कौन सी लेयर होती है जो टेस्टिस को इनकम्प्लीटली कवर करती है, ट्यूनिका वेजिनलिस। ऐसे कर पाओगे आंसर, ठीक है। ये नोट करो।
करो नोट। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसमें अब ये बताओ मेरे को, एक ह्यूमन बॉडी में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने हो जाएंगे? 500। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 500 को, ठीक है, ये एक ह्यूमन बॉडी के लिए और वॉट टेस्टिस के लिए सिंगल का पूछेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपन कर लेंगे। तो देखो अपन पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसकी लोकेशन होती है कहाँ पे? पेल्विक रीजन पे। इसमें इंक्लूड होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आ जाते हैं टेस्टिस, टेस्टिस अपन कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाते हैं एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इनमें से जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसमें से एसेसरी जो डक्ट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन मूव करेंगे किस पर? एसेसरी ग्लैंड्स पर। जो एसेसरी जो ग्लैंड्स होती हैं अभी लिखना नहीं है कुछ भी। एसेसरी जो ग्लैंड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? प्रोस्टेट होती है, सेमिनल वेसिकल होती है और बल्बो यूरेथ्रल होती है। तो देखो एक चीज याद रखना, ये जो वास्ट डिफरेंस है ना, अब ये वापस से घूम करके कहाँ पे जाएगी? एब्डोमेन वाले रीजन पे चली जाती है। देखो ये जो टेस्टिस है इधर ये नीचे की साइड में आया, वापस से लूप बनाएगी किसके ऊपर? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। और किस में एंट्री ले लेती है वो? डक्ट में। डक्ट भी कौन सी? एम्फ्लो वाली डक्ट आ जाती है और वो तीन ही ग्लैंड में ओपन हो जाती है। तो वो अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप चाहो तो डायग्राम साथ के साथ बना सकते हो ना, बातें कोई भी नहीं करेगा बस। या तो पहले देख लो मैं ना कैसा बना रहा हूं। हो गया? बातें मत करो रे।
इधर देखिए, 3 एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। अपन ने जो पढ़ा था कि जो वास्ट डिफरेंस है वो एपिडिडाइमिस को लीव करती है और ऊपर की तरफ आ जाती है एब्डोमेन की साइड में, और ये जो होता है यूरिनरी ब्लैडर, इसके ऊपर क्या बना लेती है? एक लूप बना लेती है। क्या बना लेती है? लूप बना लेती है। और लूप बनाने के बाद में ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ये जो पूरा पार्ट है वो कौन सा है? यूरेथ्रा वाला पार्ट है। और ये यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन होने से पहले क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है। क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है। और इसी को, डायलेट वाले पार्ट को क्या बोल दिया जाता है? एम्फुला। फूला फूला एम्फुला। ये जो पार्ट है क्या हो जाता है? फूल जाता है। दैट इज नोन एज एम्फुला। और ये जो एम्पुला है, इसी एम्पुला में जो सेमिनल वेसिकल होती है उसी से एक क्या आ जाती है? डक्ट आ जाती है। वो भी किसमें ओपन हो जाती है? इस एम्पुला में। तो वास्ट डिफरेंस का एम्पुला और सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट है वो दोनों क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है। और एज ए कॉमन डक्ट जिसको बोल दिया जाता है क्या? एजेकुलेटरी डक्ट। क्या बोल दिया जाता है? एजेकुलेटरी डक्ट। एज ए एजेकुलेटरी डक्ट वो किसमें ओपन हो जाती है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। किसमें ओपन हो जाएगी? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। इसके बाद में ये जो ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है कौन सी वाली? येलो कलर में, इसी ग्लैंड को बोला जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोला जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। बताइए, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो एक होती है कि दो होती है? एक होती है। ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि मान के चलो ये क्या है? यूरेथ्रा वाला पार्ट है और पीछे क्या है उसके? प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा तो देखो, पीछे से तो क्या है? सिंगल ही, इधर से तो, लेकिन अपन आगे फ्रंट से देख रहे हैं तो अपन को कैसा लग रहा है कि वो दो है, लेकिन एक्चुअल में कितनी होती है? वो एक ही होती है। तो सेमिनल वेसिकल कितनी है? दो होती है। प्रोस्टेट कितनी होती है? एक होती है। इसके बाद में जो तीसरी वाली है वो कौन सी है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो देखो वो है यहाँ पर। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कितनी होती हैं? 1 पेयर होती हैं, 2 पाई जाती है। कितनी होती हैं? 2 होती है। तो देखो लेबलिंग करते हैं अपन। ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो डक्ट है वो कौन सी है? वास्ट डिफरेंस। कौन सी वाली है? वास्ट डिफरेंस है। तो देखो ये एपिडिडाइमिस को लीव करेगी, ऊपर आएगी एब्डोमेन की तरफ और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या बना लेती है? लूप बना लेती है। ये देखो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या बना लिया है? लूप बना लिया है। और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन होने से पहले क्या हो जाती है? फूल जाती है और क्या बना लेती है? एम्फुला बना लेती है। फूला फूला एम्फुला। इसको बोला जाता है एम्फुला ऑफ वास्ट डिफरेंस। हाँ, एम्पुला कहीं पे भी वर्ड आएगा मान लेना वहां पे क्या हो रही है? डायलेशन हो रहा है, कोई भी चीज फूल चुकी है। ठीक है ना। यही एम्पुला जो पार्ट है वो कहां पे भी आएगा?
मेमरी ग्लैंड में भी आता है और फैलोपियन ट्यूब में भी आएगा। तो वहां पे भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पे फूल जाएगा, ठीक है, बहुत सारी चीजों में आएगा। इसके बाद में ये जो है वो क्या है, सेमिनल वेसिकल है। कौन सी है, सेमिनल वेसिकल। कितनी होती है ये, 2 होती है। इसके बाद में जो ग्रीन कलर में जो डक्ट दिखाई दे रही है, ये कौन सी वाली डक्ट है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ये वाली जो ग्लैंड है वो कौन सी है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये कितनी होती है, 1 होती है। ये वाली जो ग्लैंड है वो कौन सी है, बल्बो यूरेथ्रल। ये कितनी होती है, 2 होती है। देखो इसका नाम क्या है, बल्बो यूरेथ्रल। ये देखो इसका जो पार्ट है आपको ऐसे बल्ब की तरह दिखाई दे रहा है, बल्ब की तरह दिखाई दे रहा है ना, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, बल्बो यूरेथ्रल। और यूरेथ्रल का मतलब क्या है, ये यूरेथ्रा वाले पार्ट में है। तो ऐसी ग्लैंड जो बल्ब की तरह होती है और कौन से वाले पार्ट में होती है, यूरेथ्रा वाले पार्ट में होती है, उसका नाम क्या हो जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल। और इस ग्लैंड के बारे में किसने बताया था, किसने डिस्कवर किया था, काउपर ने, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, काउपर्स ग्लैंड बोल दिया जाता है। आपको ये देखो 2 स्फिंक्टर भी दिखाई दे रहे होंगे। ये जो अंदर वाला है इसको बोला जाता है इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर। जो इंटरनल वाला होता है वो कैसा होता है, इनवॉलेंटरी होता है। कैसा होता है, इनवॉलेंटरी होता है। और एक और आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये जो होता है वो कैसा होता है, वॉलेंटरी होता है। वॉलेंटरी का मतलब आपके कंट्रोल में होगा कि नहीं होगा, होगा। और इनवॉलेंटरी का मतलब आपके कंट्रोल में होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखो ये पूरा का जो पूरा पार्ट है वो किसका पार्ट है, यूरेथ्रा का पार्ट है। किसका पार्ट है, यूरेथ्रा का पार्ट है। तो देखो यूरेथ्रा का वह वाला पार्ट जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, ध्यान से सुनिए, यूरेथ्रा का वो वाला पार्ट जिसमें कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। इस यूरेथ्रा को बोला जाता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे इसको, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और ये वाला जो पार्ट होता है उसके बाद में इसको बोला जाता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। कौन सा यूरेथ्रा है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और एंडिंग वाला जो पार्ट है जिसमें पीनस पाया जाता है इसको बोला जाता है पेनाइल यूरेथ्रा। क्या बोला जाता है, पेनाइल यूरेथ्रा। अब देखो ये जो यूरेथ्रा वाली हम बात करते हैं, मेल में कर रहे हैं कि फीमेल में कर रहे हैं, मेल में कर रहे हैं। तो देखो ये जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है इसकी जो लेंथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, मेम्ब्रेनस की होती है 1 सेंटीमीटर और पेनाइल यूरेथ्रा की होती है 15 सेंटीमीटर। तो पूरा जो मेल में जो यूरेथ्रा होता है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी टोटल, काउंट करिए, 15 + 1 16, 16 + 2 18, 18 to 19 हो जाती है। तो टोटल जो लेंथ है वो कितनी हो जाती है यूरेथ्रा की, 18 to 19 सेंटीमीटर मेल के केस में। अगर यही हम बात करते हैं फीमेल में, तो फीमेल में जो यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर होती है। तो मेल में जो यूरेथ्रा होता है वो ज्यादा लेंथ में होता है कि फीमेल में मेल में ज्यादा होता है। ये रीजन कौन सा है, पेनिस रीजन है। दिस इज ग्लांस पेनिस। और ये जो ओपनिंग होती है इसको क्या बोला जाता है, देखो इसी ओपनिंग से तो क्या आएगा, यूरिन आएगा। और इसी ओपनिंग से क्या आते हैं, स्पर्म्स आते हैं। तो ये दोनों के लिए कॉमन पाथवे है, इसलिए इस कॉमन पाथवे को बोला जाता है यूरिनो जेनाइटल मीएटस। यूरिनो मतलब यूरिन, जेनाइटल मतलब स्पर्म के लिए जो ओपनिंग होती है, यूरिनो जेनाइटल मीएटस। क्या बोलेंगे इसको, यूरिनो जेनाइटल मीएटस। रुक जाइए थोड़ा, वापिस से समझते हैं। देखो जो वाइज डिफरेंस था ये वाला, वाइज डिफरेंस इधर आया, एपिडर्मिस को लीव किया, देन ये ऊपर की तरफ एसेंड करता है, कहां पर, एब्डोमेन की साइड में, और लूप बना लेता है किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर।
यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या बना दिया है, लूप बना दिया है। और ये देखो एंट्री किस में लेगा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन होने से पहले क्या हो जाता है, ये डायलेट हो जाता है और एक फूला हुआ पार्ट बना लेता है, दैट इज नोन एज एम्फुला। फूला फूला एम्फुला, एम्फुला ऑफ वाइड डिफरेंस। अब इसी एम्फुला में जो कौन सी ग्लैंड होती है, सेमिनल वेसिकल, इसी से भी एक डक्ट आ जाती है और दोनों ये मिल करके क्या बना लेते हैं, एक कॉमन डक्ट बना लेते हैं, दैट इज नोन एज इजेकुलेटरी डक्ट। ये इजेकुलेटरी डक्ट किस में ओपन हो जाती है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। और यहाँ पे जो ग्लैंड पाई जाती है वो कौन सी ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। अब देखो रीजन क्या होता है, ये जो ग्लैंड बनाई, जो तीनों की तीनों जो ग्लैंड्स होती है ना, ये कुछ ना कुछ क्या करती है, रिलीज करती है। और किसको प्रोवाइड करवाएगी उस रिलीज को, स्पर्म को। अब देखो जो स्पर्म आएगा वो इसी पाथवे से तो आएगा ना, तो जैसे जैसे स्पर्म आता जाएगा ये अपना जो सीक्रेशन वो इसमें डाल देगी, तो यहाँ पे उसको मिल जाएगा। इधर जो स्पर्म आएंगे तो वो इधर से इधर डाल देगी, उनको मिल जाएगा। और इधर से जो आएगी उनको भी इधर डाल देगी। तो तीनों जो ग्लैंड होती है वो मिलकर के किसको न्यूट्रिशन, किसको सीक्रेशन प्रोवाइड करवाती है, स्पर्म को। तो स्पर्म प्लस इन तीनों ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है, इन दोनों को, इनको ही मिलाकर के क्या बोल दिया जाता है, सीमन बोल दिया जाता है। स्पर्म प्लस इन तीनों ग्लैंड का जो भी सीक्रेशन होता है, इन तीनों को मिलाकर के क्या बोल देंगे, सीमन बोल दिया जाता है। क्या बोल देंगे, सीमन बोल देंगे। अब एक बात बताओ, देखो अपन ने यहाँ पे स्पिंक्टर की बात करी है। ये जो इंटरनल स्पिंक्टर है जो कि कैसा है, इनवॉलेंट्री है, और जो बाहर वाला होता है वो कैसा होता है, वॉलेंट्री होता है। तो देखो अब आपको पता है स्पिंक्टर का काम क्या होगा, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा क्या स्टोर होता है, यूरिन। अब देखो इसमें यूरिन स्टोर हो रहा है, तो वो यूरिन जो है वो यहाँ तक तो आ जाएगा, क्योंकि ये पार्ट कौन सा, यूरेथ्रा वाला पार्ट है। तो यूरेथ्रा का मतलब समझ में आता है ना, जिस पार्ट से यूरिन बाहर निकलेगा। तो इस वाले पार्ट से ये तो देखो जो स्पिंक्टर था वो तो आपके कंट्रोल में होता नहीं है, तो यूरिन यहाँ तक तो आ जाएगा। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर ये भी आपके कंट्रोल में नहीं होगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा यूरिन। ऐसा हो पाता है क्या, नहीं हो पाता। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है आपके साथ में कंडीशन ऐसी भी तो आ सकती है कि जहां आप यूरिनेशन नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, बस वाला रोक नहीं रहा है, तो आपको क्या है, रुकना पड़ेगा ना। तो रुकोगे कैसे, अगर आपके कंट्रोल में नहीं होगा तो। वो किसकी वजह से रुक पाता है, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में होता है। ये वाला जो स्पिंक्टर है वो आपके कंट्रोल में है, तभी तो रुक पाता है। इसमें क्या है, यूरिन फिल अप हो रहा है और ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब जो यूरिन है वो यहाँ तक तो आ चुका है। अगर ये भी वाला जो स्पिंक्टर है वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आपने खुद ने भी नोटिस किया होगा, आपके साथ में भी कई बार हो गया होगा, ऐसी कंडीशन आई होगी कि आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ जाता है, इसको प्रिवेंट करना पड़ जाता है। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, बिकॉज आपके पास में क्या है, एक वॉलेंट्री स्पिंक्टर है। अदरवाइज ये नहीं होगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा। जिससे आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चों में सुसु हो जाता है, पता नहीं लगता है, बेड पे ही कर देते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि उनका ये जो स्पिंक्टर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, मसल से बने होते हैं। तो छोटे बच्चों में काफी डेवलप नहीं हो पाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, करिए नोट।